आज की बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने 17 नवंबर 2025 की कुछ खबरें और लेख हैं और इन सबको एक साथ देखने पर ना एक ही सवाल बार बार मन में आता है कि भारत में नीतियां कागज पर जितनी मजबूत दिखती हैं, जमीन पर उतनी ही बेअसर क्यों हो जाती हैं। आज हम बिहार के चुनावी नतीजों से लेकर हमारे खाने की प्लेट तक और हमारे डिजिटल अधिकारों से लेकर दुनिया के बढ़ते कचरे के ढेर तक इसी फासले को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये एक ऐसा सवाल है जो शासन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि क्या ये फासला सिर्फ लागू करने में कमी की वजह से है या फिर नीतियों की बनावट में ही कोई बुनियादी खामी है। इन लेखों के जरिए हम इसी हकीकत की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के हालिया विधानसभा चुनावी नतीजों से। एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर एक तरफा जीत मिली है। हाँ, और एक लेख इस जीत का सेहरा महिला वोट के सिर बांध रहा है। लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं ने वोट डाला। जी, और एक दिलचस्प बात यह भी बताई जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया था। हाँ, और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। पहली नजर में तो ये एक चुनावी रेवड़ी लग सकती है ना? बिल्कुल, लेकिन जो तर्क ये लेख दे रहा है वो कहीं ज्यादा गहरा है। इसके मुताबिक ये 10,000 का हस्तांतरण उस 2 दशक लंबे सामाजिक निवेश का एक छोटा सा हिस्सा है जो नीतीश कुमार ने महिलाओं पर किया है। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसने लड़कियों को स्कूल पहुंचाया, पंचायतों और पुलिस भर्ती में 50% महिला आरक्षण, और स्कूलों में रसोइया दीदी के तौर पर जो लाखों महिलाओं को रोजगार मिला, वो भी। हाँ, ये सब उसी नीति का हिस्सा थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे अक्सर मुफ्त की रेवड़ी कहकर खारिज कर देते हैं, वो असल में एक 2 दशक लंबे सामाजिक निवेश का नतीजा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि महिला वोट बैंक अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि जमीन पर हुए काम के ठोस नतीजों से प्रभावित होता है। हाँ, ये तो नीति और उसके असर के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है। ये एक सफल नीति का उदाहरण है जहां नतीजा साफ दिख रहा है। लेकिन हर राजनीतिक कहानी इतनी सीधी नहीं होती। आप लालू यादव के परिवार वाली खबर की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी चुनाव के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया। जी, और ये हमें वंशवाद की राजनीति की उस पुरानी समस्या पर ले आता है ना? एक ही परिवार में जब कई महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं। हाँ, और ये लेख बताता है कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। तमिलनाडु के करुणानिधि परिवार से लेकर उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का परिवार तक, ये पैटर्न हर जगह दिखता है। इससे पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी साफ नजर आती है। बिल्कुल, लेखक यहाँ ओडिशा में बीजू जनता दल का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं कि नवीन पटनायक के बाद पार्टी में एक बहुत बड़ा खालीपन है, क्योंकि नेतृत्व की दूसरी कोई पंक्ति तैयार ही नहीं की गई। सही बात। ये दिखाता है कि कैसे वंशवाद पार्टियों को अंदर से खोखला कर देता है। तो पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की एक कमी ये पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल खड़ा करती है, और पारदर्शिता का यही सवाल एक दूसरे लेख में भी उठाया गया है। हाँ, लेकिन इस बार हमारे डिजिटल जीवन के संदर्भ में बात हो रही है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 की। ये लेख एक बहुत बड़ी विडंबना की ओर इशारा करता है। सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उनमें नागरिकों के डेटा की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान वो तो 2027 में जाकर लागू होंगे। अच्छा, लेकिन सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून, जो नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का हक देता है, उसे कमजोर करने वाला संशोधन तुरंत लागू कर दिया गया है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जानकारी की सुरक्षा तो भविष्य में होगी, लेकिन सरकार से जानकारी मांगने का हमारा अधिकार आज ही छीन लिया गया। ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, अब कोई भी सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी का हवाला देकर आरटीआई का जवाब देने से मना कर सकता है। और एक और चिंता की बात है ना? हाँ, इन नियमों को लागू करने के लिए जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी डीपीबीआई बनाया गया है, वो उसी मंत्रालय के अधीन काम करेगा जो गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए बुला रहा है। अरे वाह, तो यहाँ तो साफ साफ हितों का टकराव दिख रहा है। मतलब जो मंत्रालय इन बड़ी कंपनियों को भारत में ला रहा है वही उन पर निगरानी भी रखेगा। जी, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे लोमड़ी को ही मुर्गियों की रखवाली का काम सौंप दिया हो। तो नागरिक तो पूरी तरह से एक खुली किताब बनकर रह गया है। यही इस लेख का मुख्य तर्क है। हाँ, यहाँ भी नीति कागज पर तो सुरक्षा का वादा कर रही है, लेकिन उसकी बनावट ऐसी है कि जमीन पर नागरिक और भी ज्यादा असुरक्षित हो गया है। अगला लेख जो हमारे सामने है वो वाकई परेशान करने वाला है,
ये भ्रष्टाचार के बारे में है, लेकिन आंकड़ों के जरिए नहीं, बल्कि उन आम लोगों की कहानियों के जरिए जिनकी जिंदगी इसने तबाह कर दी। हाँ, इसमें कुछ ऐसे किस्से हैं जो झकझोर देते हैं। एक व्यक्ति की कहानी है जिसे अपनी ही बेटी की मृत्यु के बाद एम्बुलेंस बुलाने, एफआईआर लिखवाने और यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए भी हर कदम पर रिश्वत देनी पड़ी। और एक और कहानी एक उद्यमी की है जिसे अपना सामान बंदरगाह से छुड़वाने के लिए हर शिपमेंट पर कस्टम अधिकारियों को घूस देनी पड़ती थी। ये किस्से सुनकर तो लगता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ एक अपराध है। उस पिता के बारे में सोचकर ही शर्म होती है जिसे अपनी बेटी की मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी रिश्वत देनी पड़ी। और ये सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये एक बड़ी आर्थिक समस्या भी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, जो कोई अच्छी रैंकिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार विदेशी निवेश को रोकता है और गरीबों के लिए बनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पैसा खा जाता है। तो लेख में क्या कोई समाधान भी सुझाए गए हैं? हाँ, 3 समाधान सुझाता है। नियमों को सरल बनाना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और कानूनी प्रक्रिया को तेज करना। लेकिन सवाल तो वही है, ये सब कागज पे तो बहुत अच्छा लगता है, पर लागू कौन करेगा? और ये नीति और जमीनी हकीकत का फासला सिर्फ बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी खाने की प्लेट तक में नजर आता है। अगला लेख इसी बारे में है। हम सबने देखा है कि स्ट्रीट फूड वाले या घर पर भी कई बार लोग खाना अखबार में लपेट कर दे देते हैं। ये लेख बताता है कि ये आदत कितनी खतरनाक है। जी, और FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर कई बार चेतावनी जारी कर चुकी है, लेकिन आदतें बदल नहीं रही हैं। खतरा किस चीज से है, अखबार से या स्याही से? खतरा अखबार की स्याही में मौजूद रसायनों से है। इसमें मिनरल ऑयल, BPA और थैलियम जैसे जहरीले तत्व होते हैं। ये तो बहुत डरावनी बात है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की आदत है। लेकिन क्या सच में थोड़ी सी स्याही से इतना बड़ा खतरा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेख साफ कहता है कि ये रसायन कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर पैदा कर सकते हैं। यह शरीर के हार्मोन सिस्टम को बुरी तरह बिगाड़ सकते हैं, जिससे बच्चों के दिमागी विकास में देरी, त्वचा और फेफड़ों का कैंसर, लड़कियों में समय से पहले पीरियड्स शुरू होना और पुरुषों में बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जहर का न कोई स्वाद होता है, न कोई गंध। हाँ, ये चुपचाप हमारे शरीर में पहुंच जाता है। खाने से जुड़ी एक और चुनौती रेलवे स्टेशनों पर मिलती है। एक संपादकीय के अनुसार सरकार स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है और वहां एयरपोर्ट की तरह ब्रांडेड फूड आउटलेट खोल रही है। विचार तो अच्छा है, पर लेख सवाल उठाता है कि क्या इससे आम यात्री की जरूरत पूरी होगी? ये एक बहुत ही व्यावहारिक मुद्दा है। लेखक 3 T की बात करता है: ट्रस्ट, टाइम और टेस्ट। विश्वास, समय और स्वाद। हाँ, ज्यादातर यात्रियों के पास समय बहुत कम होता है, इसलिए वे भरोसेमंद दिखने वाले पैकेट वाला चिप्स या बिस्कुट खरीद लेते हैं और सफाई पर अक्सर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो समाधान क्या है? क्या स्टेशनों पर सिर्फ महंगे ब्रांडेड आउटलेट खोल देना काफी है? संपादकीय का तर्क है कि नहीं। असली जरूरत सस्ते, स्वास्थ्यवर्धक और स्थानीय भोजन के विकल्पों की है। हाँ। स्टेशनों के पुनर्विकास की नीति में खाद्य मानकों को भी शामिल करना होगा। जैसे कम चीनी वाले पेय पदार्थों को बढ़ावा देना, हर खाद्य पदार्थ पर पोषक तत्वों की स्पष्ट लेबलिंग और नियमित तौर पर गुणवत्ता की जांच। वरना हम चमचमाते स्टेशन तो बना लेंगे, लेकिन यात्री वहां भी वही अनहेल्दी खाना खाने पर मजबूर होंगे। फिर से वही नीति और हकीकत का फासला। समाज से जुड़ा एक और चिंताजनक पहलू है जघन्य अपराधों में नाबालिगों की बढ़ती भागीदारी। हाँ, दिल्ली के विजय विहार की एक घटना का जिक्र है, जहां 5 नाबालिगों ने सिर्फ लूट का विरोध करने पर एक ऑटो चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। और जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि ये सभी किशोर नशे के आदी थे और उन्हें नशे के लिए पैसों की जरूरत थी। ये घटना किसी एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक बड़े सामाजिक चलन की ओर इशारा करती है ना? बिल्कुल। लेख एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, समाज और सरकार की उन किशोरों के प्रति क्या नीति है जो स्कूल छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं? क्या हमारे पास उनके लिए कोई रास्ता है? ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। लेख इस बात पर जोर देता है कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा की कमी उन्हें आसानी से अपराध के दलदल में धकेल रही है। ये एक और स्तर पर व्यवस्था की नाकामी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कमजोर होता है तो उसके सबसे बुरे नतीजे समाज के सबसे कमजोर तबके को भुगतने पड़ते हैं। और ये जिम्मेदारी से बचने या
कह सकते हैं कि इस समस्या को कहीं और धकेल देने का पैटर्न सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, खासकर जब बात उस चीज की आती है जिसे हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। हमारा अगला लेख इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई कचरे के वैश्विक संकट पर है। हाँ, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसके मुताबिक अमेरिका जैसे विकसित देश हर साल लाखों टन जहरीला ई कचरा एशिया के गरीब और विकासशील देशों में भेज रहे हैं। और ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। 2022 में ही दुनिया में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई कचरा पैदा हुआ था। अब अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितना बड़ा ढेर होगा। और ये कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, ये जहर का पहाड़ है। बिल्कुल, इसमें सीसा, कैडमियम, पारा जैसी खतरनाक धातुएं होती हैं। और इन देशों में गरीब मजदूर, जिनमें अक्सर बच्चे भी शामिल होते हैं, वो इसे बिना किसी दस्ताने या मास्क के तोड़ते या जलाते हैं। जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं सीधे उनके फेफड़ों में जाता है। लेकिन इसी कचरे में एक और चीज छिपी है। क्या? सोना, चांदी, तांबा जैसे कीमती धातुएं। अच्छा। एक स्मार्टफोन में औसतन 30 मिलीग्राम सोना होता है। संसाधन में बदल सकते हैं। हाँ, और यहीं पर लेख एक बहुत दिलचस्प तकनीक का जिक्र करता है, बायोहाइड्रोमेटलॉजिकल। ये सुनने में तो बहुत जटिल लग रहा है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये जैविक खनन जैसा है। इसमें कुछ खास बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कचरे में मौजूद जहरीले पदार्थों को खाकर कीमती धातुओं को सुरक्षित रूप से अलग कर देते हैं। मतलब प्रकृति खुद हमारे लिए सफाई का काम करती है। हाँ, ये संकट को अवसर में बदलने का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन क्या ये तकनीक भारत जैसे देश में बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती है? क्योंकि इसमें भी तो एक खास तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती निवेश की जरूरत होगी। जरूर होगी। क्या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली किताबी तकनीक बनकर रह जाएगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, तकनीक मौजूद होना एक बात है, और उसे जमीन पर उतारने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और आर्थिक ढांचा तैयार करना वो दूसरी बात है। यहीं पर फिर नीति और क्रियान्वयन का फासला सामने आ जाता है। हाँ, अगर सरकारें इसे प्राथमिकता दें तो ये न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि विकासशील देशों में लाखों युवाओं के लिए रोजगार का एक नया और सुरक्षित क्षेत्र भी बना सकता है। तो आज हमने बिहार की चुनावी जमीन से लेकर हमारे डिजिटल अधिकारों तक और अखबार की स्याही के खतरों से लेकर ई कचरे के वैश्विक पहाड़ तक का सफर तय किया। और हर जगह हमें नीति और हकीकत के बीच एक खाई नजर आई। इन सभी मुद्दों में एक बात साफ दिखती है कि कानून बना देना या नीति की घोषणा कर देना काफी नहीं है। असली चुनौती उसे लागू करने और लोगों की आदतों में बदलाव लाने की है। चाहे वो खाद्य सुरक्षा के नियम हो जिन्हें लागू करने में FSSAI नाकाम रहा है, या सूचना का अधिकार हो जिसे एक संशोधन से कमजोर कर दिया गया, या फिर ई कचरे के निपटान की अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनका अमीर देश खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
यहीं पर फिर से नीति और क्रियान्वयन का फासला सामने आ जाता है। हाँ, अगर सरकारें इसे प्राथमिकता दें तो ये न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा बल्कि विकासशील देशों में लाखों युवाओं के लिए रोजगार का एक नया और सुरक्षित क्षेत्र भी बना सकता है। तो आज हमने बिहार की चुनावी जमीन से लेकर हमारे डिजिटल अधिकारों तक और अखबार की स्याही के खतरों से लेकर ई कचरे के वैश्विक पहाड़ तक का सफर तय किया। और हर जगह हमें नीति और हकीकत के बीच एक खाई नजर आई। इन सभी मुद्दों में एक बात साफ दिखती है, कानून बना देना या नीति की घोषणा कर देना काफी नहीं है। असली चुनौती उसे लागू करने और लोगों की आदतों में बदलाव लाने की है। चाहे वो खाद्य सुरक्षा के नियम हो जिन्हें लागू करने में एफएसएसआई नाकाम रहा है, या सूचना का अधिकार हो जिसे एक संशोधन से कमजोर कर दिया गया, या फिर ई कचरे के निपटान की अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनका अमीर देश खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज सोचने के लिए यही सवाल है, भारत जैसे विशाल देश में क्या सिर्फ ऊपर से नीतियां बनाना काफी है, या असली बदलाव तभी आएगा जब नीचे से यानी जनता की तरफ से जागरूकता, भागीदारी और जवाबदेही की एक मजबूत मांग उठेगी।